आज हम बात करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप गणित की नज़रों से देखते हैं इसे, तो ये आगे चलकर आप पाएंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय हम ज्यामिति में कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी है पाइथागोरस का प्रमेय। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समकोणों की बात करें पहले। तो यहाँ पर मैंने एक समकोण बनाया है, और समकोण एक ऐसा कोण होता है जिनमें कि दो रेखाएं या फिर दो रेखाखंड या फिर दो किरणें आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा वर्ग है ये दिखाता है कि ये 90 अंश का कोण है, और ऐसे कोण को हम कहते हैं समकोण। तो ये हमें एक समकोण को दिखा रहा है। और अगर हम एक त्रिभुज ले लें जिसमें कि एक कोण हमेशा ही समकोण होता है, यानी कि एक कोण हमेशा 90 अंश के बराबर होता है, तो हम ऐसे त्रिभुज को एक समकोण त्रिभुज या फिर एक समत्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय की समझ होने के लिए एक समकोण त्रिभुज की समझ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय हम समकोण त्रिभुजों पर ही लागू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको समकोण त्रिभुजों से संबंधित एक बहुत ही ज़रूरी शब्द के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस त्रिभुज में हमारी ये दोनों भुजाएं मिलकर एक समकोण बना रही हैं, और ये वाली भुजा हमारे इस समकोण के ठीक सामने है। तो इस ठीक सामने वाली भुजा को हम इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कर्ण को पहचानना सीख लें एक समकोण त्रिभुज में। जैसे कि यहाँ पर इस त्रिभुज में हमारी ये दोनों भुजाएं मिलकर समकोण बना रही हैं, और इसके ठीक सामने वाली भुजा ये है। तो यहाँ पर इस स्थिति में ये हमारा कर्ण है। अब अगर मैं एक और त्रिभुज ले लेती हूँ, ऐसा यहाँ पर ये मैं एक दूसरा त्रिभुज ले रही हूँ, और यहाँ पर ये मेरा समकोण है। तो यहाँ पर मेरा कर्ण क्या होगा? हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा इस समकोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा, इसको मैं दूसरे रंग में लिख लेती हूँ। हमारी ये वाली भुजा ये हमारे इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक, चलिए अब एक और त्रिभुज लेते हैं और उसमें कर्ण ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बना लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरा कर्ण क्या होगा? यहाँ पर ये वाला कोण समकोण है, और आप इसे देखकर बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि कर्ण क्या होगा। यहाँ पर इसके सामने ये वाली भुजा आती है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली भुजा हमारे कर्ण को दिखा रही है। तो अब हम सीख चुके हैं कि हम एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का पता कैसे लगाएंगे। और इसी के साथ चलिए हम अब पाइथागोरियन प्रमेय की बात करते हैं। तो जब भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसा कि यहाँ पर है, चलिए इस त्रिभुज के सभी भुजाओं को नाम दे देते हैं। ये वाली भुजा जो हमारे समकोण को बना रही है, इस भुजा को मैं नाम दे देती हूँ ए, और ये जो हमारी दूसरी भुजा है इसे हम नाम दे देते हैं बी, और हम अपने कर्ण को नाम दे देते हैं सी। तो जब भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है, तो जो हमारी ये भुजाएं हैं ए और बी, जो हमारी छोटी भुजाएं हैं जिनसे मिलकर ये समकोण बन रहा है, अगर हम इनके मान का वर्ग ले लेते हैं, अगर ए का वर्ग ले लूँ मैं और बी का वर्ग ले लूँ, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये बराबर होता है हमारे कर्ण के मान के वर्ग के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर है सी के वर्ग के, और यही है हमारा पाइथागोरियन प्रमेय। तो चलिए इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम एक सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक समकोण त्रिभुज ले लूँ इस तरह से, और इसको मैं जोड़ देती हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो कोण है मेरा ये समकोण है, और हमें दे रखा है कि इस भुजा का मान है 3 इकाई और इस वाली भुजा का मान है 4 इकाई, और हमें पता लगाना है कि ये वाली भुजा का मान कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस सवाल में करेंगे वो ये है कि हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये समकोण है, और कर्ण वो वाली भुजा होती है जो इस समकोण के सामने होती है। तो इस समकोण के सामने हमारी ये वाली भुजा है, तो ये भुजा हमारी कर्ण हो गई। इसका मान होगा सी, मान लेते हैं इसे। तो हम कह सकते हैं कि सी का वर्ग ये बराबर होना चाहिए यहाँ से इस भुजा के, ये जो छोटी भुजाएं हमारी, ये दो बाकी जो छोटी भुजाएं हैं 3 के वर्ग के और यहाँ 4 के वर्ग के योग के। तो हम कह सकते हैं कि सी का वर्ग बराबर है 3 गुणा 3 होता है 9, और 4 गुणा 4 होगा 16। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी का वर्ग ये बराबर है 9 धन 16, और 9 धन 16 होता है 25 के बराबर। इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ।
यहाँ से अगर मैं इस समीकरण में दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर मुझे c का मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर अपने धनात्मक वाले उत्तर को लेंगे क्योंकि हम यहाँ लंबाई की बात कर रहे हैं और लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर c का धनात्मक वाला मान लेंगे। तो अगर हम यहाँ से इन दोनों का वर्गमूल ले लें तो हमें मिलेगा यहाँ से c और 25 का वर्गमूल बराबर होता है 5 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारी इस भुजा का मान, हमारे इस कर्ण का मान 5 इकाई के बराबर है। तो चलिए अब हम एक और प्रश्न हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब मैं फिर से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज और ये हो गया मेरा 90 अंश, और ये जो छोटा सा वर्ग है ये बताता है कि हमारा ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। और अगर हमें दे रखा है कि हमारी इस भुजा का मान है 6 इकाई और इस वाली भुजा का मान है 12 इकाई और हमें इस वाली भुजा का मान अब निकालना है, तो इसे निकालने के लिए फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बराबर होता है हमारे कर्ण के वर्ग का। तो यहाँ से सबसे पहली चीज जो हमें जानना जरूरी है वो ये है कि यहाँ इस त्रिभुज में हमारा कर्ण कौन सा है, और कर्ण वो वाली भुजा होती है जो हमारे समकोण के ठीक सामने होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 12 ये हमारे कर्ण के बराबर है और यहाँ इन दोनों भुजाओं को, ये बाकी हमारी दोनों छोटी भुजाएं हैं, तो यहाँ इसे मैं a मान लेती हूँ और ये वाली भुजा हो गई हमारी b और हमें यहाँ से b का मान निकालना है। तो चलिए अब हम इस समीकरण में अपने इन सभी मानों को रख देते हैं और देखते हैं कि यहाँ से b का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर a का मान है 6 इकाई, इसको मैं इसी रंग में लिखूंगी, तो ये बराबर होगा 6 के वर्ग के, और हमें निकालना है यहाँ से b का वर्ग, और ये बराबर है यहाँ c का मान है 12, तो ये बराबर है 12 के वर्ग के। तो अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम इसके दोनों पक्षों में से 6 के वर्ग को घटा देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा अगर मैं 6 का वर्ग घटा दूं इस पक्ष में से भी और इस पक्ष में से भी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे और मेरे पास बचेगा b का वर्ग, और ये बराबर होगा 12 का वर्ग ऋण 6 के वर्ग के। और इधर से हम फिर से कह सकते हैं इस चीज को कि b का वर्ग 12 का वर्ग होता है 144 और 6 का वर्ग होता है 36 के बराबर। तो चलिए अब इस चीज को हम घटा लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना होता है। 144 में से अगर हम 36 घटाते हैं तो 14 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ पर मेरे पास बचा 3 में से 3 जाएगा तो बचा 0 और यहाँ से आया 1, तो b का वर्ग हुआ 108 के बराबर। तो चलिए b का वर्ग, यहाँ से अगर हम b का मान निकालना चाहें तो b बराबर होगा 108 के मूल के, और इसका मान निकालने के लिए हम फिर से अभाज्य गुणनखंडन का इस्तेमाल करेंगे। और अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हमें यहाँ पर 108 के गुणनखंडनों का पता लगाना होगा। तो यहाँ 108 को हम लिख सकते थे 2 गुणा 54 के रूप में, और 54 को अगर हम चाहें तो इसे हम फिर से तोड़ सकते हैं 2 गुणा, यहाँ ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 9, और 9 फिर से टूटेगा 3 गुणा 3 के रूप में। तो इसका मतलब हुआ 108, यहाँ से ये बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 के। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए हमें फिर से जोड़े बनाने होंगे और उन जोड़ों में से हम एक एक अंक बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का मेरे पास एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है और ये वाला 3 मेरे पास बच जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 गुणा 3, और यहाँ पर मेरे पास शेष बचा है इस करणी चिन्ह के अंदर 3, तो 2 गुणा 3 बराबर होता है 6 के, और ये बराबर होगा, यहाँ से इसको मैं मूल में ही रहने दूंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस वाली भुजा का मान ये बराबर आता है 6 मूल 3 के।